हेलो स्टूडेंट बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। लेसन नंबर 2 आपका। तो उम्मीद है कि आपने पीछे जो काम दिया उसको आपने अच्छी तरह से कंसंट्रेट होकर पढ़ा होगा। आगे हम अब आपको ये चैप्टर हमारा लेसन नंबर 2 आपका स्टार्ट कर रहे हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो पहले मैं भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक के बारे में आपको समझा देता हूँ। तो देखो, क्षेत्रक का तात्पर्य है कि प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय, इन तीनों चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो, प्राथमिक क्षेत्रक में क्या आता है। प्राथमिक क्षेत्र जैसे कृषि है, खेती बाड़ी है, या आप कोई इसी प्रकार का जब कोई कार्य करते हैं तो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर दर्ज किया जाता है। द्वितीय क्षेत्र के अंदर आते हैं जो उत्पादन से संबंधित जो भी कार्य होते हैं, इनकी उत्पादन से संबंधित आप कोई भी कार्य करते हैं, जैसे वाणिज्य, जैसे कोई इंडस्ट्री है, कंपनी है, या जिसके अंदर प्रोडक्शन जो होता है, जो उत्पादन होता है, जैसे कच्चे माल से तैयार माल तैयार, जैसे सूती जैसे कपास से आपने जैसे कपड़ा तैयार किया, जैसे चीनी से आपने गन्ने से चीनी तैयार की, ठीक है। तो इस प्रकार से सूती उस वस्त्र उद्योग लो, चीनी लो तो उद्योग लो, इस प्रकार की द्वितीय क्रिया में। तृतीय क्रिया में सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। सेवा क्षेत्र इट मीन्स जैसे आपका बीमा है, बैंकिंग है, या जो भी XYZ जो भी परिवहन वगैरह के जो संसाधन हैं जिनका हम लुप्त उठाते हैं, तो इन तीनों के अंदर हम वो चीज़ें पढ़ेंगे। तो बच्चों, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का ये हमारा चैप्टर है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप अपनी किताबें खोलें, उसके अंदर ध्यान दो। इसके अंदर ये पहले पेज पर दर्शाया गया है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में आपको बताया भी गया है कि ये कौन कौन से, जैसे प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्रक या सेवा क्षेत्र के बारे में आपको ये अलग अलग पहले पेज के ऊपर ही दर्शाया गया है। तो पहले चैप्टर को आप खोल के उसका अध्ययन भी करेंगे, साथ साथ मैं आपको इसको कवर भी करवाता चला जाऊँगा। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में आपको हम करते हैं। तो देखो, प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित अनेक गतिविधियां होती है। जैसे कपास की खेती, यह एक मौसमी खेती है। कपास के पौधे की वृद्धि के लिए हम मुख्यतः न तो पूर्णतः और बल्कि प्राकृतिक कारक जैसे वर्षा है, सूर्य का प्रकाश है और जलवायु पर निर्भर होता है। अतः कपास एक प्राकृतिक उत्पादन है। और इसी प्रकार से डेयरी उत्पादन में हम पशुओं की जैविक प्रक्रिया और एवं चारा आदि की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं। अतः इसका उत्पादन दूध भी एक प्रकार से प्राकृतिक उत्पादन है। तो इसी प्रकार से खनिज व अयस्क भी प्राकृतिक उत्पादन है। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे प्राथमिक क्षेत्र में कहलाते हैं, क्योंकि यह क्षेत्र उत्पादन के ऊपर आधारित है और जिन्हें हम क्रमशः निम्नलिखित वर्गों के अंदर बांटते हैं। जो प्राथमिक क्षेत्र का है उनमें कौन कौन से आते हैं, जैसे कृषि है प्राथमिक क्षेत्र में। अब मैं ऐसे फर्स्ट करके कर देता हूँ। प्राथमिक क्षेत्र में पहला कृषि, दूसरा डेयरी, जो डेयरी उद्योग आपने दूध से संबंधित डेयरी उद्योग, मत्स्य पालन यानी कि मछली का पालना, उसके साथ वनिका यानी कि वनों के अंदर जो खेती बाड़ी करना या वनों से कटाई वटाई से संबंधित। तो ये 3-4 क्रियाएं हैं, ये मुख्यतः प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आती हैं। अब आता है हमारा कृषि या उससे जुड़ी हुई जो भी क्रिया, सहायक क्षेत्र आते हैं। द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत हम उत्पादन के विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों का वितरण करते हैं। इसकी डिफरेंट चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। यह प्राथमिक क्षेत्र के बाद अगला कदम होता है। यहाँ पर हम वस्तुओं और सीधे प्राकृतिक से उत्पादित नहीं होती, बल्कि हम निर्मित होती है इनकी। हम इनको प्राथमिक क्षेत्र से जो चीज़ें हमें, जैसे कपास हो गया, जैसे गन्ना हो गया, हम उन चीज़ों का प्रोडक्शन करते हैं, इनको उसको बनाते हैं। जैसे गन्ने से हमने क्या बनाया, चीनी बनाया। जैसे कपास से हमने सूती वस्त्र उद्योग या कपड़ा हमने तैयार किया, तो वो हो गया द्वितीय। तो यह प्रक्रिया किसी कारखाने या किसी कार्यशाला में, घर में हो, या जैसे कपास के पौधे के साथ प्राप्त रेशम का उपयोग कर सकता है, सूती कपड़े हो सकता है, कच्चे गन्ने में कच्चे माल के रूप में इसका प्रयोग होता है, चीनी के उत्पादन के रूप में इसका प्रयोग होता है। तो हम
इन चीज़ों को हम मिट्टी की ईंट से बनाकर, मिट्टी की ईंटों से जो बनने वाले जो घर का निर्माण है वो भी हम उद्योगों को भी हम द्वितीय क्षेत्र के अंदर ही लेते हैं। तो ये द्वितीय क्षेत्र यानी कि उद्योग क्षेत्र के अंदर हम आते हैं। प्राथमिक व द्वितीय क्षेत्र के अतिरिक्त आर्थिक क्रियाओं का एक तीसरी कसौटी भी है जिन्हें हम तृतीय क्षेत्रक के नाम से जाना जाता है। तृतीय क्षेत्र क्या होता है? जो सेवा क्षेत्र, मैंने पहले बताया कि सेवा क्षेत्र इट मीन्स ये गतिविधियां प्राथमिक तथा द्वितीय क्षेत्र के विकास का कार्य करती है। ये गतिविधियां स्वयं वस्तुओं के उत्पादन नहीं बल्कि क्रियाओं में सहायता में मदद करती है। प्राथमिक द्वितीय क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं को थोक तथा खुदरा विक्रेताओं के माध्यम से कभी कभी वस्तुओं तथा गोदामों में व भंडारों में इसकी आवश्यकता होती है। परिवहन तथा भंडारण, संचार सेवाएं तथा तृतीय क्षेत्र के अंदर या बैंकिंग वगैरह तृतीय क्षेत्र के अंदर आते हैं। सेवा क्षेत्र में कुछ ऐसी अपरिहार्य प्रक्रियाएं हैं जो प्रत्येक क्षेत्र की वस्तुओं का उत्पादन करके उनमें कार्य करते हैं, जैसे शिक्षक है, डॉक्टर है, धोबी है, नाई है इत्यादि हैं। इन क्षेत्रों के अंदर आते हैं। केयर सेंटर, ATM बूथ वगैरह, ये सारे यानी कि तृतीय क्षेत्र के अंदर हम इनको लेते हैं। तो तीन क्षेत्रों की तुलना हम इस प्रकार से करते हैं कि प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्र की विविध उत्पादन क्रियाओं में काफ़ी अधिक मात्रा में उत्पादन तथा सेवाओं का उत्पादन होता है। साथ ही इन क्षेत्रों में काफ़ी अधिक संख्या में लोग वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन के लिए काम करते हैं। इसलिए अगले चरण में हम देखेंगे कि ये सारी चीज़ें हम रोजगार की दृष्टि से तथा अधिक क्षेत्रक प्राप्त कर होते हैं जिन्हें हम अपेक्षाकृत छोटे आकार के होते हैं। आप सोचते हो कि हजारों की संख्या में उत्पादन वस्तुओं तथा सेवाओं की गणना करना असंभव कार्य है। ये नए है क्योंकि यह एक बृहत क्षेत्र के ऊपर कार्य होता है। बड़े क्षेत्र के ऊपर कार्य होता है जिन्हें हम कंप्यूटर या दूसरे इनके माध्यम से कैलकुलेशन करते हैं। आगे आप बिल्कुल सही सोचते होंगे कि हमने इन क्रियाओं को अलग अलग यानी कि उत्पादन के आधार पर इनको हमने अलग अलग बांटा है। तो अब इससे आगे चल के हम थोड़ा सा बात करते हैं। तो बच्चों देखो, आगे जो टॉपिक है उसको समझाने से पहले मैं आपको ये थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, तो इसको आप जान सकते। तो देखो बच्चों, देखो प्राथमिक क्षेत्र है, ये आपका प्राथमिक क्षेत्र, ये हो गया द्वितीय क्षेत्रक, और ये हो गया तृतीय क्षेत्रक। अब इसको थोड़ा आप समझिए। प्राथमिक क्षेत्र, देखो बच्चों, प्राथमिक क्षेत्र में हमने क्या किया? हमने कृषि से संबंधित जैसे कपास का उत्पादन किया, जैसे गन्ना का उत्पादन किया, गन्ना लगाया। इसके साथ साथ जैसे हमने जूट लगाया, इसके साथ साथ हमने दूसरे कोई भी उद्योग, कोई भी कृषि ले लो, हमने इसमें कृषि का उत्पादन किया। तो कृषि का उत्पादन करने के बाद फिर कहाँ चला जाएगा? ये इसका हम इनकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, यानी कि इनको उत्पादित करेंगे। और उत्पादित में क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए हमने द्वितीय क्षेत्र में इसमें जैसे कपास से क्या बनाया? हमने कपास से कपड़ा तैयार किया, गन्ने से हमने चीनी बनाई, और जूट से जैसे हमने रस्सी बनाई या जो भी बनाई, या गलीच वगैरह जो भी तैयार की। तो ये हमारा हो गया द्वितीय क्षेत्र का उत्पादन। अब द्वितीय क्षेत्र का उत्पादन हो गया, फिर ये चला गया हमारे तृतीय, यानी कि ये इन चीज़ों का हमने मैन्युफैक्चरिंग की। अब ये आ गया हमारा, जैसे हम ट्रांसपोर्ट, परिवहन है, बैंकिंग है, इनसे संबंधित आ गई। तो देखो, पहले कृषि उत्पादन किया हमने, कृषि, फिर कपड़ा हमने बनाया, फिर इन चीज़ों से बैंकों से हमने पैसे लेकर कंज्यूमर ग्राहक तक पहुंचाया परिवहन के माध्यम से। इन तीनों क्षेत्रकों से जो चीज़ें जुड़ी हुई है वो हमारा, यानी तीनों क्षेत्रों से जो हमारा उत्पादन होता है, यानी कि जिससे हमें बेनिफिट होता है, वो हमारा आता है सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद यानी कि टोटल उत्पादन हमारी जो GDP है वो इसी प्रकार से निकाली जाती है। यानी कि कुल उत्पादन हम तीनों क्षेत्रों से हम कितना ले रहे हैं? प्राथमिक क्षेत्र से हम कितना ले रहे हैं, द्वितीय क्षेत्र से हम कितना उत्पादन ले रहे हैं, तृतीय क्षेत्र से हम कितना उत्पादन लेते हैं। इन तीनों क्षेत्रों से हम जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो हम उसको GDP कहते हैं। एक एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ।
आप बिल्कुल सही सोचते हो कि इस समस्या के समाधान के लिए अर्थशास्त्रियों ने सुझाव दिया है कि वस्तुओं तथा सेवाओं के लिए हम इन तीनों का योग करते हैं, कि प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्रों का। अब देखिए, यदि 10,000 किलोग्राम गेहूं 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है तो गेहूं का मूल्य 80,000 रुपये हो गया। 10 रुपये प्रति किलोग्राम नारियल की दर से 5,000 नारियल का मूल्य 50,000 हो गया। तो इसी प्रकार से तीनों क्षेत्रों से वस्तु तथा सेवाओं का मूल्य का गणना की जाती है, यानी कि इनसे कितना हुआ, इससे कितना हुआ, इससे कितना हुआ, तो ये आ गई हमारी जीडीपी, यानी कि अंतिम वस्तुओं की जो सेवाएं होंगी वो हमारी आ गई जीडीपी। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर हमें एक चीज़ की कॉस्ट लगी 10 रुपये, यहाँ पर वो चीज़ कॉस्ट लग के 20, 25, 30 रुपये पहुँच गई, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ग्राहक तक जा जाते वो 50 या 100 रुपये की हो गई। तो अब तीनों से जो हमें बेनिफिट हो गया, जो तीनों से हमें जो लागत मिल गई, वो हमारा अंतिम उत्पादन या अंतिम सेवा का उत्पादन हो गया, जिसे अंतिम उत्पादन या सेवा क्षेत्र के रूप में हम देख सकते हैं। यानी कि अंतिम जो हमारा उत्पादन हो गया वो इस रूप में हम प्रयोग करते हैं। तो अंतिम वस्तु या सेवाओं के क्षेत्र की गणना करते हैं। तो इस प्रकार से जो क्षेत्र हो गए, यानी कि किसी विशेष वर्ग में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा अंतिम उत्पादित वस्तु या सेवाओं के मूल्य को हम सेवा क्षेत्र के रूप में हम देखते हैं। सकल घरेलू उत्पादन कहते हैं यह किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ग के उत्पादन में सभी अंतिम वस्तुओं सेवाओं का मूल्य होता है, जिसे सकल घरेलू उत्पादन अर्थशास्त्र में की विशालता को प्रदर्शित करता भी है। तो भारत में सकल घरेलू उत्पादन के अंदर जो कठिनाइयाँ जो केंद्र सरकार द्वारा इकट्ठी की जाती है, हम उसको अलग अलग रूप के अंदर इन चीज़ों को हम देखते हैं। तो इन क्षेत्रकों से हम परिवर्तन के रूप के अंदर भी हम देखा जा सकता है और परिवर्तन की परिगामी क्रियाओं के माध्यम से हम देख सकते हैं। तो बच्चों, आज मैंने ये तीनों क्षेत्रकों के बारे में आपको बताया। एक बार आप जब चैप्टर पढ़ेंगे तो इससे आगे मैं चैप्टर को और आगे कंटिन्यू करूँगा अगले अपने लेक्चर के अंदर। तो अभी तक आपने ये देखना है। तो आज मैंने भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में बताया। एक बार फिर से मैं आपको एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। तो प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक जिससे कृषि संबंधित या कृषि से जुड़ी हुई जो गतिविधियाँ होती है वो आती हैं। जो कृषि से संबंधित गतिविधियाँ, फिर हम इसमें क्या करते हैं, इसमें उत्पादन करते हैं, यानी कि इन चीज़ों का उत्पादन किया जाता है। और फिर इसके अंदर जो उत्पादन होता है वो सेवा क्षेत्र के अंदर इनका प्रयोग किया जाता है। तो प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्र के अंदर हम तीनों क्षेत्रों को के रूप के अंदर हम एक उत्पादित क्रियाओं के रूप में इसका प्रयोग करके और अंतिम भुगतान तक हम उसको पहुंचाते हैं, जिसे हम इनकी हमारी जीडीपी, जो इनकी सकल घरेलू उत्पादन, इनकी लास्ट जो हमारी जीडीपी है वो निकाला जाता है। तो इसे हम कुल उत्पादन या कुल हमारा जो बेनिफिट हो गया है उसके रूप में अंदर हम इसको देखते हैं। तो बच्चों, आज मैंने ये करवाया। इस चैप्टर को आप अच्छी तरह से आप अध्ययन करेंगे। इसके अंदर जब आप एक दो बार अध्ययन कर लेंगे तो फिर आपके डाउट्स भी क्लियर नहीं रहेंगे, कोई डाउट नहीं रहेंगे, क्लियर हो जाएंगे जो भी हैं आपकी प्रॉब्लम्स है। और इससे आगे मैं आपको कंटिन्यू अगली क्लास के अंदर आपको पढ़ाऊँगा। बच्चों, घर पे रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। घर से बाहर जा रहे हो तो आप बीमारी लेके आ रहे हो सीधे। आप स्वयं केवल अपने आप को ही नहीं बल्कि अपने परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं या दूसरे जो सदस्य हैं उनको भी आप बहुत मुसीबत के अंदर डालो। तो इसलिए बच्चों, सभी से एक नम्र निवेदन है, एक गुजारिश है कि आप घर पे रहें, स्वस्थ रहें और अच्छे रहें। ठीक है, हम इस त्रासदी को देख चुके हैं हाल ही के अंदर। तो और आप देख रहे हो किस प्रकार से ये कोरोना जो महामारी है ये किस प्रकार से अपने पैर पसार रही है। अभी 3 हफ्ते ये बड़ा पीक पे रहेगा ये, उसके बाद हो सकता है कि कुछ ये डाउन पे आ जाए। तो आप जब तक ये महामारी चल रही है इस महामारी से बच के रहें, अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, घर पे रहें। और ये आशा तथा उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे कहना मानेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।